तो क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे धुरंधर भी होते हैं जो JEE एडवांस्ड एग्जामिनेशन बिना किसी कोचिंग के क्लियर कर लेते हैं। आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और मेरे साथ है करण, जो फिलहाल बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है IIT बॉम्बे से, और इसने JEE एडवांस्ड एग्जाम बिना कोचिंग के क्लियर किया है। सो लेट्स हियर हिज स्टोरी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द हॉस्टल पॉडकास्ट फ्रॉम IIT बॉम्बे। सो करण, आपसे तो यार मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। तुमने JEE एडवांस का एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग के क्लियर किया। क्यों ऐसा हुआ कि तुम कोचिंग नहीं अटेंड किए, और तुमने कैसे मैनेज किया कोचिंग के बगैर? थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ मुझे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और कोचिंग नहीं अटेंड करने का रीज़न तो यही था कि पहले 11th में हमने नहीं सोचा था कि हम JEE के लिए प्रेप करेंगे, IIT के लिए प्रेप करेंगे। मतलब 10th में जब हमारा रिजल्ट्स वगैरह आया था तो आई वाज इन द टॉप डिस्ट्रिक्ट रैंक। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि अभी मेरे को बोर्ड्स पे फोकस करना और स्टेट रैंक लानी है। तो 10th में आपने मतलब तुम्हारा CBSE बोर्ड था या स्टेट बोर्ड था? स्टेट बोर्ड था, राजस्थान स्टेट बोर्ड। हाँ, राजस्थान स्टेट बोर्ड। तो 10th के पहले, मतलब 10th के बाद आप तुमने डिसाइड किया कि यार अब मुझे JEE का एग्जाम लिखना है? हाँ, मतलब उसके बाद भी मेरा स्टार्टिंग में तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि 10th बोर्ड में जैसे सपोज डिस्ट्रिक्ट तक रैंक आई तो 12th बोर्ड में मैं स्टेट रैंक के लिए अप्लाई करूंगा। राइट। बट हुआ ऐसा कि उस टाइम 11th के ऑलमोस्ट एंड तक फिर कोविड का आ गया था। हाँ। तो कोविड आने के बाद जब ऑलमोस्ट ऐसा सुनने में आ गया था कि बोर्ड वगैरह नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट 11th के एंड में हमने डिसाइड किया था कि हम अब IIT के लिए प्रेप करेंगे और फुली फोकस उसी पे करेंगे। कौन सा साल था ये? ये 2020 था और 2021 में हमने JEE दिया था। सो तुमने बेसिकली 12th भी 2021 में दिया, हाँ, JEE भी उसी साल दिया, JEE भी उसी साल, एंड यू क्लियर्ड इट हम्म, और IIT बॉम्बे में आ गए। हाँ। तो यार एक बात बताओ कि कोचिंग ना जाने का क्या कोई कारण था कि तुम्हारा रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट था? क्या वो एक कारण था, या और क्या कारण था कि तुमने कोचिंग नहीं गए? हाँ, तो रिसोर्सेज का तो इतना मेजर कंस्टेंट नहीं था। मेन रीजन तो यही था कि उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। राइट। और ऑनलाइन ऑनेस्टली बताऊं तो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेट है, जो यूट्यूब वगैरह है, तो बहुत ऑलरेडी अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल था ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। तो कोचिंग की ऐसे स्पेशल कुछ नीड भी नहीं थी। और ऐसा कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि मतलब अपन खुद कर सकते हैं और इस साल इतना ज्यादा लोड लेके नहीं करना है। कोचिंग करते हैं तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कोचिंग का भी, और इन जनरल खुद से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या होता था? तुम सुबह कॉलेज जाते थे और दोपहर को आके क्या तुम यूट्यूब के वीडियोस देखते थे? कैसा रहता था डेली शेड्यूल हाँ, तुम्हारा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे उस टाइम पे कोविड चल रहा था। राइट। तो क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। वो भी ऑनलाइन था? हाँ, वो सब ऑनलाइन था। राइट। और मैं उस टाइम घर चला गया था, अपने गांव में चला गया था। तो अब उस टाइम हमारे पास, हमको पता था कि 12th के बोर्ड में जो सिलेबस आने वाला है और जो हम JEE के लिए पढ़ने वाले हैं, वो जो JEE के लिए अपन सिलेबस पढ़ते हैं दैट इज रिलेटिवली वे मोर हायर लेवल देन बोर्ड्स लेवल। तो बोर्ड की क्लासेस ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अटेंड नहीं कर रहा था। हाँ। मैं दिन भर अराउंड 7-8 घंटे जो भी था वो पूरा डेडिकेट कर रहा था JEE के सिलेबस को और JEE की स्टडीज को। तो ऑनलाइन जैसे तुमने मेंशन किया कि ऑनलाइन प्रेप किया, तो क्या तुमने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब किया था, कुछ पैकेज खरीदे थे, या ऑनलाइन तुम बस रैंडम यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे थे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के? हाँ, तो मतलब रैंडम तो नहीं कर रहा था मैं। मतलब मेरा मेन फोकस तो यही था कि जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए उस टाइम पे अनअकैडमी उस टाइम स्टार्टिंग में बूम ही कर रही थी, इमर्ज ही हो रही थी। तो उनके जो फिजिक्स के टीचर थे उनने मतलब काफी हाई लेवल का कंटेंट अपलोड कर रखा था फ्री में। हाँ, फ्री में, पूरा यूट्यूब पे फ्री में था। अभी भी अवेलेबल है? अभी भी अवेलेबल है। मतलब मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था JEE की प्रेप में तो। अच्छा। और तो मैंने फिजिक्स के लिए 2-3 चैनल रेफर किए थे, जैसे आशीष अरोड़ा सर का, अनअकैडमी का, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मेरे को ज्यादा और इजियर लेवल चाहिए। राइट। तो वो मैं फिजिक्स वाला से रेफर कर लेता था। तो ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ कुछ टीचर्स थे। तो तुमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स रेफर किए थे, जो हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, कि जो भी चैनल्स हैं मुझे बता देना, हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। हाँ, श्योर। और क्या तुमने फिर टेस्ट सीरीज भी ली थी? मतलब टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए आइडियली, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा। बट हाँ, मैंने तो नहीं ली थी, मतलब नहीं ली थी मेरा तो। और JEE जो मेंस लेना तो और better होता। JEE जो मेंस और एडवांस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब मैंने उससे पहले टेस्ट सीरीज के बजाय जो PYQs थे, जैसे सपोज उससे पहले
जेई मेन के जो भी अटेम्प्ट्स हुए थे, हाँ। जेई मेन के मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते, तो ऑलमोस्ट हर ईयर अराउंड 9 to 10 पेपर बन ही पेपर रहे होते थे। थे, राइट तो राइट। उन्हीं को फिर मैंने एज ए टेस्ट सीरीज टाइप दिया था कि अच्छा। 3 घंटे टाइमर लगा के और एनालाइज कर रहा हूँ खुद से ही। तो जेई आई थिंक मार्च में होता है, नहीं? मार्च हाँ, मतलब हमारे टाइम जेई मेन पहला अटेम्प्ट जून में हुआ था, फिर अगला मार्च में, फिर उसके बाद मई में, फिर उसके बाद 1-2 महीने और हुआ था, तो जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट हुए थे। तो मैं अगर पूछूं कि जो टेस्ट जो तुमने बेसिकली क्या किया कि ऑनलाइन पढ़ाई की है, हाँ। एंड देन ये जो प्रीवियस जेई मेंस का एग्जाम है उसको तुमने एज अ टेस्ट सीरीज बना के हाँ। घर बैठ के अपना सेल्फ टाइमर लगा के सॉल्व कर लिया, हाँ। राइट? तो 11th और 12th में कब क्या किया, लाइक ये जो टेस्ट किए वो कब स्टार्ट किए तुमने टेस्ट देना? तो प्रीवियस ईयर वाले जो टेस्ट देना कब सॉल्व स्टार्ट किया? हाँ, तो मतलब मैं ऐसा करता था बेसिकली कि 11 तो हमारा ऑलमोस्ट जा ही चुका था। Right. 11 तक तो मैंने इतना ज्यादा प्रेप वगैरह नहीं किया था ऑनेस्टली बताऊं तो 12th में स्टार्टिंग में तो मेरा फोकस था कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मैं 11th का ही सब कुछ पढ़ रहा था कि जो Right. मैंने पढ़ा है उसको जेई लेवल पे लेके चल जाऊं। फिर जब 12th मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे सपोज मैं पर्टिकुलर, जैसे सपोज अन अकेडमी का ही एग्जांपल देता हूँ, मैंने मान लो उनका कुछ कंटेंट पढ़ा होगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, तो उससे रिलेटेड जो वो डीपीपीज वगैरह उनकी मिलती थी, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जिनने अलग अलग जगह ले रखा था क्लासेस में। हाँ। अच्छा, तो तुम उनके डीपीपीज मंगा उनकी डीपीपीज मंगा देता था, सॉल्व कर लेते थे? हाँ, जैसे एलएन वगैरह की मिल जाती थी, हाँ। तो फिर वो मेरे को दे देते थे, मैं डीपीपी सॉल्व कर लेता। और ये जो टेस्ट सीरीज में बोल रहा हूँ आपको, हाँ। पीवाईक्यू जो मैंने टेस्ट सीरीज की तरह दी है, ये Right. मैंने पूरा सिलेबस Right. कंप्लीट होने के बाद दिए थे, तो अराउंड दिसंबर में पहली बार टेस्ट दिया था। अच्छा, तो एक बात बताओ करण, जिस टाउन से तुम आते हो, छोटा शहर है, बड़ा शहर है, आबादी कितनी होगी उसकी लगभग? आबादी मतलब ऐसा, वैसे तो मतलब मैं प्रॉपर जहाँ गांव में रहता हूँ वो तो गांव मतलब मैक्सिमम 700-800 रेजिडेंट्स है वहाँ के। 700-800? हाँ। और तुमने अपना मेजोरिटी टाइम पढ़ाई का वहीं पे बिताया है या हाँ। तुम शहर चले गए थे पढ़ने के लिए? कैसा था? मतलब 5वीं तक तो, जब मैं 12-13 साल का था तब तक तो गांव में ही था। गांव में था। और उसके बाद जेई के लिए जो प्रेप करी थी वो भी मैंने गांव में करी थी। जो बीच का इंटरवल था वो शहर में था। बेसिकली जो 5th से 10th तक, और 10th के बाद कोविड लग गया तो एनीवे गांव में सब आ गए थे, राइट? तो तुमने मतलब रिलेटिवली यहाँ बॉम्बे जितने बड़े शहर में करोड़ों की आबादी है, इतना बड़ा व्यस्त सिटी है, इतने सारे लोग हैं, इसके आने के पहले मेजोरिटी टाइम एक गांव में बिताया था। वो ट्रांजिशन के बारे में बताओ कि यार कैसा लगा, एकदम से बॉम्बे आए हो, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला है, यू नो, कैसा लगा वो ट्रांजिशन? हाँ, मतलब पहले तो हमने भी बस ऐसा मूवी में ही देखा था कि चलो मुंबई है, मुंबई में सारे एक्टर लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग रहते हैं, ये वो। तो जब आईआईटी बॉम्बे सिलेक्शन हुआ तब मैंने घर वालों को बताया, तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया कि आईआईटी बॉम्बे जाने की कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है, अपने जोधपुर में आईआईटी जोधपुर है, उसमें चल जा, तेरे को जो ब्रांच चाहिए ले ले। तो पहले तो बहुत लड़ाई वगैरह करनी पड़ी घर वालों से कि जाना ही जाना है आईआईटी बॉम्बे, वहाँ एक्सपोजर मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं जब ट्रेन में भी मैं पहली बार आया था, पहली बार ट्रेवल किया था जब मुंबई आया था इसी बहाने, तो उस टाइम पूरे ट्रेन का जो 18 घंटे का रास्ता है उसमें दिमाग बस यही चल रहा था कि मुंबई जो सपनों की नगरी है वो कैसा होगा, क्या होगा। तो फुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। और जब यहाँ आके देखा तो एक कम्प्लीटली नया वर्ल्ड था, ऑनेस्टली बताऊं तो। मतलब ये सब हमने नहीं देखा था कि इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हर दिन, मतलब मुंबई कभी सोती नहीं है। और ये तो हम मतलब कम्प्लीटली नया था, राइट? बहुत बहुत यूनिक और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। तो तुम्हें तुम्हारी रैंक जो थी उसके हिसाब से तुम्हें किस किस आईआईटीज में एडमिशन मिला था? हाँ, तो मतलब जो भी मेरी रैंक आई थी उस रैंक के हिसाब से हमको, मतलब ऑलमोस्ट जिसको आईआईटी बॉम्बे की मैकेनिकल मिल रही है ऑलमोस्ट उसको सारी आईआईटीज की मैकेनिकल मिल जाती। और मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल के जो बाद की ब्रांचेस है, सीएस इलेक्ट को छोड़ के सारी ब्रांचेस मिल रही थी, और यही सेम केस बाकी आईआईटीज के साथ भी है। और टॉप 7 आईआईटी के बाद के जो रिमेनिंग आईआईटीज है, जो टियर 2 टियर 3 आईआईटी, उसमें सीएस भी मिल रही थी। उसमें सीएस भी मिल रही थी। तो तुम्हें मैकेनिकल लेना था या तुम्हें बॉम्बे आना था? क्या मतलब व्हाट वाज इंटेंशन, क्या था तुम्हारा? हाँ, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो प्रेफरेंस तो कॉलेज ही था। मैकेनिकल का तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो तो जस्ट बिकॉज कि हाँ उतने नंबर आए उस हिसाब से ले लिया, तो उस हिसाब से ले लिया। तो मैं ये आईआईटी बॉम्बे में जितने भी बीटेक के लिए आते हैं मेजोरिटी का यही हाल रहता है कि आना बॉम्बे है, सीट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, चला लेंगे। हाँ, ऐसा ही रहता है। आपने जितने भी मेजोरिटी देखा है वैसे ही होता है। हाँ, ट्रू, राइट। तो चलें, एक दो चीज और है, जैसे आईआईटी बॉम्बे देखते हैं हम कि जो बीटेक हो गया, एमटेक या पीएचडी, इसमें हर शहर से बच्चे आते हैं, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, राइट? और सब जन जो बड़े हुए हैं उनका एक डाइट अलग होता है, खान पान अलग होता है। तो जब तुम बॉम्बे में आते हो मेस में, तुम्हें लगा कि तुम्हारा जो एक प्रॉपर तुम्हें डाइट मिल रही है बॉम्बे के मेस में, कि या तुम्हें लगा यार एकदम खाना तो एकदम ही अलग है? कैसा लगा उसके बारे में? मेस का खाना कैसा लगा? हाँ, तो मतलब जब स्टार्टिंग में हम आए थे यहाँ पे,
तो मतलब ऐसा होता है कि घर पे खाना तो ऐसा ही बनता है कि एक टाइम पे एक सब्जी बनी है हाँ। और 2-3 रोटी, मतलब जितनी भी अपने को रोटी खानी है, हाँ। रोटी और सब्जी बनी है बस। राइट। तो स्टार्टिंग में जब आए थे तो ऐसा लगा था कि मैस में कि भाई वैरायटी है, दिन में 2-3 सब्जी बन रही है एक हाँ। टाइम पे, हाँ। चावल मिल रहे हैं, मिठाई मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। राइट। और खाना खाया 10 बजे, खाना खाया, उसके 2 घंटे बाद फिर वापस लंच स्टार्ट हो गया, हाँ। फिर 2 घंटे बाद वापस स्नैक्स स्टार्ट हो गया, हाँ। फिर तो दिन के 7-8 घंटे खाना ही खाए जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि भाई बहुत क्रेजी चीज है, राइट। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हिट होने स्टार्ट हो जाता है कि यार अपना उधर का देसी खाना भी, देसी खाना वो सही देसी था। तो देसी है। देसी तो तो देसी फिर है। थोड़ा कभी कभी मन करता है कि यार यहाँ पे भी दाल बाटी चूरमा बनना चाहिए वगैरह हाँ। वगैरह। बट कुल मिला के ओवरऑल मेस मैंने, जब जैसे आपने बोला कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं, बहुत हाँ, अलग अलग जोन से लोग आए हैं। सब जन को एडजस्ट करने में शायद थोड़ी हाँ, डिफिकल्टी होती होगी, नहीं? कोई होती बोले है। यार हम स्पेसिफिक ये डाइट खाते थे, अब यहाँ तो ऐसा खाना मिल ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा ये तुम्हारे तो साथ है। हुआ? मतलब मेरे साथ थोड़ा बहुत हुआ था, बट इतना भी ज्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि इतने मतलब ज्यादा उससे ज्यादा इतना अलग नहीं है, क्योंकि जो इतने ज्यादा वहाँ अलग घर पे नहीं। बेसिक चीजें मिलती है वो तो हाँ। यहाँ मिलती है, राइट। यहाँ कुछ एडिशनली मिलता है। लेकिन मैंने जब उन लोगों से बात करी ना, कि जो लोग पहले ऑलरेडी हॉस्टल में रहते थे, कोटा में, एलएन में, वहां तैयारी करी उनने, हॉस्टल में रह के, राइट। तो वो जो बताते हैं कि उनको खाना कितना वर्ष मिलता था, हाँ। तो मेरे को लगता है कि आईआईटी बॉम्बे की मेस इज स्टिल वे मोर Yes. बेटर। तो फर्स्ट ईयर में जब आते हो हाँ। तब कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आई थिंक सभी ब्रांचेस को कॉमन वही सब्जेक्ट्स लिखने पड़ते हैं। हाँ। तो जो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहता है, हाँ। वो क्या जेई के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एक लेवल और एडवांस होता है, या अगर तुमने जेई की अच्छे से प्रेप की है तो यहाँ का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले एग्जाम निकल जाते हैं? कैसा होता है? मतलब ऐसा है कि जेई तो सबने अच्छे से करी होती है, तभी वो आईआईटी बॉम्बे आ पाते हैं। सही बात है। तो इफ इन केस जेई करने से निकल जाता तो फिर यहाँ आने के बाद किसी को दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ आने के बाद भी पढ़ना पड़ता है, और यहाँ का जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री का लेवल हाँ। है वो बहुत बाप लेवल होता है, बहुत honestly बाप लेवल होता है। हाँ, अच्छा खासा। इफ इन केस आपको अच्छे ग्रेड लाने हैं, हम्म। आपको पास होना है, तो आप जेई के अच्छे नॉलेज से पास हो सकते पास हो सकते हो। बट यहाँ पे आके भी आपको थ्राइव करना है, सर्वाइव करना है और डिसेंट ग्रेड लाने हैं, तो देन यू विल हैव टू स्टडी हियर। सीनियर्स हेल्प करते हैं? हाँ, सीनियर्स काफी हेल्पिंग है, मतलब टीएस, सीनियर्स यहाँ पे काफी हेल्पिंग है। हाँ, मतलब टीएस के बारे में तो मतलब सारे लोग, सब्जेक्टिव चीज है, मतलब कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग हेल्प नहीं कर पाते, उनके भी अलग कमिटमेंट है, बट हाँ, जो भी सीनियर है वो बहुत ओपन, बहुत हेल्पिंग है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, दे ऑलवेज वांट टू हेल्प यू। दे ऑलवेज वांट टू हेल्प यू। तो एक और बात बताओ यार, ये बॉम्बे में रैगिंग होती है? मतलब ऐसा है कि रैगिंग होनी तो नहीं चाहिए, और ऐसा सारे लोगों की नहीं होती, लेकिन हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है सीनियर्स के साथ, हाँ। जो लोग ज्यादातर अपना टाइम सीनियर्स के साथ स्पेंड करते हैं, और सीनियर्स को लगता है कि ये जूनियर अब अपने साथ कंफर्टेबल है, हाँ। फिर वो रैगिंग ले सकता है। क्यों? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में ये सिस्टम है कि इफ इन केस आप फ्रेशर हो, Right. तो स्टार्टिंग के 6 महीने या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, तब तक एंटी रैगिंग पीरियड होता है। उस टाइम पे सारे सीनियर आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आपने यदि उनके बारे में छोटी सी भी कंप्लेन कर दी तो सीनियर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। राइट। तो जस्ट टू क्लैरिफाई टू द ऑडियंस, जब आप बोलते हो कि रैगिंग सीनियर लेता है, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या वो एक नेगेटिव चीज है, या वो एक इनफॉर्मल पॉजिटिव इंटरेक्शन है, या क्या होता है? मतलब व्हाट एग्जैक्टली वुड यू, कोई इंसिडेंट है आपके पास बताने के लिए? हाँ, तो मतलब रैगिंग से जो मैं रेफर कर रहा हूँ, जो ज्यादातर लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में रेफर करते हैं, उनका तो यही रेफरेंस रहता है कि वो कुछ ना कुछ आपको टास्क देंगे, इनफॉर्मल से टास्क रहेगा, और उस टास्क का मोटिव यही होगा कि या तो थोड़ा सा आप में करेज इंड्यूस करे, या कुछ ऐसा टास्क रहेगा जो आपने अभी तक कभी कुछ नहीं किया। तो ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस में नहीं होता कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मार पिटाई कर दी, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़े उतरवा दिए, वो सब कुछ नहीं होता। वो सब कुछ नहीं होता। वो तो खैर बहुत सारे रूल्स है, वो नहीं हाँ, होता। और वो तो रूल्स नहीं। और बॉम्बे तो यार, अब तुम्हारे दोस्त दूसरे आईआईटीज गए हैं? हाँ, गए हैं, एक खड़गपुर में और एक जोधपुर में। एक जोधपुर में। हाँ। अपन ने हम जब दूसरे आईआईटीज गए हैं, अपन आएंगे इस टॉपिक पे, इंटर आईआईटी वगैरह की, हाँ। एक कल्चर का डिफरेंस देखा है। जैसे रुड़की का हो गया, दिल्ली का हो गया, बड़ा सर वाला कल्चर रहता है। हाँ। जूनियर मतलब सीनियर को सर मैम करता है। हाँ, बोलते हैं। बॉम्बे में ऐसा कल्चर नहीं होता। बॉम्बे में ऐसा कल्चर नहीं है। सही कल्चर बॉम्बे में तो उल्टा, इफ इन केस मैं किसी सीनियर को भैया बोलता हूँ, तो वो ही सामने से बोलेगा, ए पागल है क्या भाई, भैया भैया नहीं बोलना है, नाम से बोलो, आप बोल दो। तो अपने यहाँ पे कल्चर बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। भैया वाला कल्चर भी है काफी तक, बट एटलीस्ट ये सब नहीं है कि सर मैडम वाला, वो नहीं है कि यार हम सीनियर हैं, तुम कौन होते हो, ये वो काफी अच्छे से रहते हैं। राइट। काफी ओपन और इंक्लूसिव है, मतलब काफी ओपन और इंक्लूसिव है। तो करण, यहाँ पे एकेडमिक्स में, जैसे तुमने एक बात बताई कि जो भी बॉम्बे में आया उसने ऑब्वियसली जेई में अच्छा किया ही है, तभी बॉम्बे में आया है, फिर भी लोग आके स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे एकेडमिक्स में। तो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है कि कैसे यहाँ के एकेडमिक्स को अप्रोच किया जाए? अगर कोई फ्रेशर बीटेक का बंदा आ रहा है, तुम उसे क्या राय दोगे कि यार पढ़ाई इतनी कर लो, या एक बैलेंस कैसे बना ले वो लाइफ में यहाँ पे आके?
तो मतलब जैसे आपने बताया कि काफी सारे लोग पढ़ के आते हैं और एकदम सही बात है, बट तब भी आने के बाद कुछ कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। उनका मेन रीजन यही है कि वो यहाँ आने के बाद मतलब उनको सारे सीनियर ये बोलते हैं कि एक्सप्लोर करो, ये करो, वो करो। तो ये अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना भी चाहिए, मैंने भी किया, सबने किया और करना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आप कोई भी एक्सट्रीम पे चल जाते हो। अब आप कुछ 6 महीने का सेमेस्टर होता है, अब 6 महीने में से एंड सेम या मिड सेम एक दिन पहले किताब खोल के देख रहे हो, तब भी कुछ कुछ लोग तो कर लेते हैं ये, लेकिन आप ये भी नहीं कर रहे, आप कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रहे और सिर्फ ऐसा मौज कर रहे हो, तो फिर एकेडमिक में दिक्कत है। और सबसे सही अप्रोच यही रहेगी कि इफ इन केस कुछ भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी चीज आपको करनी तो करो, बट आप थोड़ा एटलीस्ट क्लास अटेंड करो, क्विजेस वगैरह दे दो। यदि आप ये सारी चीजें अटेंड कर लोगे, सब कुछ बेसिक बेसिक कर लोगे, क्विज दे दिए, मिड सेम दे दिए, एंड सेम दे दिए, उसके एक दिन पहले पढ़ लिया, तब भी आप कॉप अप कर सकते हो। लेकिन आप ये भी नहीं करोगे कि डायरेक्ट एंड सेम दूंगा। तो कहने की बात है, तुम्हें उस एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए कि अब तो बॉम्बे आ गए, अब तो हम वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारा सॉर्ट है लाइफ, वो नहीं होना चाहिए। ट्रू, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर भी फिर वो उस लेवल पे ले जाता है तुमको और हायर लेवल पे। अच्छा करण, जब फर्स्ट ईयर में आते हो, तुमने बोला कि अलग रखे जाते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सीनियर्स। तो बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल 15-16 और हॉस्टल नंबर 1 में ठहराया जाता है सबको। और फर्स्ट ईयर के बाद उनको अलॉट किए जाते हैं हॉस्टल्स, हॉस्टल 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो इंटर हॉस्टल राइवलरी होती है। हाँ, बहुत। और तुम तो हॉस्टल 3 में थे। हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि तुमने जिन लोगों के साथ बॉन्ड बनाया है जब तुम हॉस्टल 1 में थे या 15 में थे फर्स्ट ईयर में, अब वो तुम्हारे राइवल हॉस्टल में चले गए हैं? तो क्या तुम्हारे बीच में कभी ऐसा दरार आई है, ऐसा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप बोले नहीं हम तो अब हॉस्टल 3 वाले हो, तुम हॉस्टल 5 वाले हो, तुम यहाँ से हटो, ऐसा होता है? हाँ, मतलब ऐसा काफी बार होता है और बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। क्योंकि पहले क्या है कि हम हॉस्टल 6 और हॉस्टल 1 में रहे हैं, और हॉस्टल 16 सॉरी, तो हॉस्टल 16 में अराउंड 1000 के आसपास लोग रहते हैं, 1000। तो टोटल 1000 मतलब 1400 लोग होते हैं टोटल, उसमें से 1000 लोग 16 में रहते हैं, 400 लोग H1 में रहते हैं। तो 1400 में से 300 के आसपास लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, वो 5 हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब एट द एंड जब हम पेरेंट हॉस्टल में जाते हैं तो हम हमारा ओरिएंटेशन वगैरह होता है, जिसमें सारे अलग अलग हॉस्टल के अलग अलग जो जीसेक्स वगैरह होते हैं वो हमें सेंटी जनरेट करते हैं, हमको हमारे पास्ट कल्चर के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हो ही जाता है कि यार अब हमको दो, पहले फर्स्ट ईयर में तो सब लोग साथ में थे, उस टाइम कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, और हमको लगता है हम उस टाइम डम्ब थे। हमको अब मिला है वो हॉस्टल जिसके लिए हमको थ्राइव करना है, जिसके लिए हमको लड़ना है। तो हाँ, मतलब दरारें तो आती है फर्स्ट ईयर के बाद जो पेरेंट हॉस्टल में जाते हैं उसके कारण। तो पेरेंट हॉस्टल मतलब जो आप जो सेकंड और थर्ड ईयर में रहते हो जिस हॉस्टल में, उसे पेरेंट हॉस्टल बोलते हैं। बिकॉज फाइनल ईयर में अगेन क्योंकि प्लेसमेंट्स होता है, ये सब होता है, तो आपको एक अलग हॉस्टल दे दिया जाता है, विच इज लाइक अ सिंगल रूम अकोमोडेशन। तो सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप शेयर्ड में रहते हो, और फाइनल ईयर में हो सकता है डुअल डिग्री का 5th ईयर हो या इसका 4th ईयर हो, तो आप उसमें रहते हो सिंगल अकोमोडेशन। तो पेरेंट हॉस्टल में जैसा आपने कहा कि एक ये हो जाता है कि एक एंथू भर दिया जाता है कि हमारा ये कल्चर था, हमने इतनी बार जीसी जीती है, हम स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं, हम क्रॉसी में बहुत अच्छे हैं इसमें। आपने हॉस्टल की तरफ से कुछ स्पोर्ट्स खेला है? हाँ, मतलब मैंने हॉकी खेला था हमारे हॉस्टल की तरफ से। तो जब मैं सेकंड ईयर में था तो हमारे हॉस्टल से कोई हॉकी का कोई प्लेयर नहीं था। तो इन सेकंड ईयर आई वेंट टू इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट, 55th इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट, जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया था और मैं अकेला ही प्लेयर था। तो इंटर आईटी के जस्ट 10 दिन बाद जीसी होने वाली थी। तो तब हमने पूरे हॉस्टल के जो नए नए प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन करके एक टीम बनाई थी। हाँ, मैं कैप्टन था और उस टाइम हम जीसी में पार्टिसिपेट किए थे, जीते थे। हाँ, उस टाइम सिल्वर मेडल आया था। हाँ। बहुत बढ़िया। उसी साल हमें ब्रॉन्ज मेडल आया था। ये बात अलग है कि ये अगर हमें सेमीफाइनल में मिलते तो फिर हम फाइनल में जा पाते, बट नॉनदलेस वो तो कभी हम आपस में 1-to-1 फेस नहीं किया हमने, तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट ठीक है। करण, हॉकी के बारे में मेंशन किया, हॉकी कब स्टार्ट किया? मतलब फर्स्ट ईयर की एंड में मैंने जब सोचा कि अब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स वगैरह ट्राई करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स ट्राई करते हैं, तब मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट में पहली बार। अच्छा। उससे पहले मैं कभी हॉकी नहीं खेला था, मैंने यहाँ आके पहली बार ट्राई किया था। यहाँ उठा के स्टिक उठाई थी, यहाँ मतलब यहाँ आके स्टिक उठाई थी। हाँ, यहाँ आके स्टिक उठाई थी। तो फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर सीनियर मिलते गए, उनसे लगाव होता गया, आगे खेलते गए थोड़ा। अच्छा है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है बॉम्बे में? मतलब आईटी बॉम्बे की स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो मैं कहूँगा मतलब टॉप नॉच है, मतलब बहुत बेटर है, और अभी भी दिन ब दिन बेटर ही हो रही है। मतलब जितना जहाँ पे भी स्कोप दिख रहा है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट।
people are तो working. हाँ मतलब मैं खुद इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स काउंसिल का पार्ट था, तो हमने खुद ने ट्राई किया कि 2 साल में हम जितना भी अपलिफ्टमेंट या जितना भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमने किया। और इन जनरल भी फैसिलिटी बोले तो बहुत अच्छी है। बाकी आईटीज वाले अभी आए थे इस साल इंटर आईटी में, तो वो भी बोल रहे थे कि काफी डिसेंट है हम कंपैरिजन। तुमने मेंशन किया यार स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में, तो थोड़ा इस एस्पेक्ट पे बताओ कि स्टूडेंट्स काउंसिल क्या होती है और आईआईटी बॉम्बे में स्टूडेंट इलेक्शंस क्या होते हैं। हाँ तो उनका क्या नीड है कि एक स्टूडेंट इलेक्शन होना, क्या करते हैं, कौन लोग हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, थोड़ा बताओ मुझे। पहले हॉस्टल लेवल से चालू करते हैं। हाँ। हॉस्टल लेवल में स्टूडेंट्स के विद इन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हॉस्टल लेवल पे स्टूडेंट्स के विद इन जो भी हॉस्टल काउंसिल बनती है, हाँ, उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे रहता है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। और वो अपने बैच के किसी बंदे को वार्डन नॉमिनी बनाता है, जो कि उसको असिस्ट करता है बेसिकली। और जो वार्डन और जो स्टूडेंट्स है उनके बीच के इंटरेक्शन को स्मूथ करने के लिए। वार्डन क्या होता है? वार्डन जैसे जो हर हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल को मैनेज करने के लिए एक आईआईटी बॉम्बे की तरफ से प्रोफेसर होता है जो उस हॉस्टल की सारी मतलब चीजों को देखता है। एक गार्डियन टाइप का बोल सकते हैं कि हाँ इस हॉस्टल के ये प्रोफेसर वार्डन है और ये असिस्टेंट वार्डन है। हाँ। इट्स सॉर्ट ऑफ गार्डियन टाइप के हैं। हाँ गार्जियन टाइप, जो हॉल मैनेजर को भी ओवरव्यू करेगा। हॉल मैनेजर को भी हाँ। ओवरव्यू करेगा। हाँ तो स्टूडेंट काउंसिल में आपका जनरल सेक्रेटरी आ गया, हाँ मेंटेनेंस सेक्रेटरी आ गया, हाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आ गया, राइट, और कल्चरल सेक्रेटरी आ गया, टेक्निकल सेक्रेटरी आ गया, ये सब पोस्ट होती हैं। हाँ। तो ये इनका काम क्या होता है एग्जैक्टली हॉस्टल में, ये क्या रोल प्ले करते हैं? जैसे आप स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का एक हॉस्टल में क्या काम है? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का हॉस्टल में ये काम होता है कि सपोज इफ इन केस हम इंस्टीट्यूट लेवल पे स्पोर्ट्स काउंसिल या फिर कोई भी, जैसे सपोज मैं हॉस्टल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा पहला काम होगा कि जो भी जीसी होती है, जीसी के बारे में सारे लोगों ने सुना होगा, जनरल चैंपियनशिप। तो जीसी में हमारे हॉस्टल का पार्टिसिपेशन जा रहा है। हाँ। उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी से अच्छी पोजीशन लेके आए, उसके लिए ट्राई करता है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। हाँ। दूसरा इंटर हॉस्टल के बीच में जो ग्राउंड्स है, वो यदि हॉस्टल के बीच के लोगों के बीच में कुछ टूर्नामेंट करवाना चाहता है, जैसे क्रिकेट लीग करवा दिया हॉस्टल के बीच में, तो वो ये इंट्रा स्पोर्ट्स करवाना। और चौथा काम होता है कुछ भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा आपको वगैरह वगैरह, तो आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को कांटेक्ट कर सकते हो, फिर वो आपको अवेलेबल करा देगा। तो स्पोर्ट्स ये सब पोजीशंस लेके आपको फायदा होता है, आपको कुछ सीखने मिल पाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज मिल पाती है इससे? हाँ, तो मतलब पहले क्या होता है, ज्यादातर लोग जो भी मतलब जिस भी प्रोसेस से आईआईटी आए होते हैं, जेई, गेट या पीएचडी करने के लिए, तो ज्यादातर सारे लोगों ने अभी तक पहले मतलब थोड़ा एकेडमिक्स पे रिलेटिवली ज्यादा फोकस किया होता है। तो ये उनने क्या है कि ज्यादा मतलब सोशल नहीं होते, ऑनेस्टली बताऊं तो इफ इन केस आप कोई सेक्रेटरी हो, आप कोई पोजीशन पे हो, तो आपको सोशल होने का मौका मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हो, तो थोड़ा आपको सीखने मिलता है कि हाँ कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, या फिर इफ इन केस आपको कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं, तो कैसे करने हैं, उनका क्या तरीका होता है, तो वो थोड़ा मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, और इन जनरल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करता है। अच्छा, तो तुम हॉकी सेक्रेटरी भी थे? हाँ। जब बेसिकली मैं तब सीनियर टीम मेंबर था, करण वाज द हॉकी सेक्रेटरी। एक हॉकी सेक्रेटरी सिमिलर रोल रहता है कि हॉकी रिलेटेड आपको इक्विपमेंट्स ओवरसी करना है, ग्राउंड में कुछ काम करवाना है, ये सब चीज़ें ओवरव्यू करो। अगर कुछ टूर्नामेंट हो रहा है तो जैसे मुझे याद है जब हम हॉकी खेलते थे तो हम बाहर जाते थे हॉकी खेलने बेसिकली। तो करण तुम्हारे पहले अंशुल था। हाँ, मेरे पहले। तो इन लोग कोऑर्डिनेट करते थे दूसरे क्लब से विद इन मुंबई कि हम आईआईटी बॉम्बे हैं, हमें आना है आपके साथ खेलने के लिए, सो दैट वी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर एंड ऑल दैट। ये सब टाइप के आप काम करते थे। तो हॉकी सेक्रेटरी करण किस ईयर में बनता है स्टूडेंट? तो हॉकी सेक्रेटरी 3rd ईयर में बनता है। हाँ। उससे पहले मतलब ऐसा प्रोसीजर रहता है कि 1st ईयर में किसी भी लड़के को कोई भी पोजीशन के लिए अलाउएबल नहीं होता है। जो उसे मतलब एक सेंस है कि लेट हिम पहले एक्सप्लोर कर लो, एक आईआईटी बॉम्बे का सोसाइटी में थोड़ा इनकलकेट हो जाओ, थोड़ा एकेडमिक्स पे फोकस कर लो। 2nd ईयर ऑनवर्ड्स थोड़ा एकेडमिक्स के अलावा भी तुम इन सब चीजों पे ध्यान दो। हाँ। तो 2nd ईयर में वो सारी पोजीशंस ओपन होती है जिन पोजीशंस के लिए आपका इंटरव्यू से आपको बनाया जा सके। बेसिकली सेक्रेटरी, हॉस्टल सेक्रेटरी लेवल पे या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे कन्वीनर्स वगैरह रहते हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा इफ इन केस सपोज आप स्पोर्ट्स में गए या आप कोई कल्चरल्स के पर्टिकुलर क्लब में गए, जैसे सपोज आप वाणी क्लब में गए, तो वहां पे उस क्लब के आप कन्वीनर जब बनोगे 2nd ईयर में, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस क्लब में क्या चीजें चलती है। जैसे सपोज मैं 2nd ईयर में हॉकी का कन्वीनर था, तो मेरे को ये पता चलेगा कि स्पोर्ट्स काउंसिल वर्क कैसे करती है, उसमें क्या है। सो कन्वीनर का जो पोजीशन है, जस्ट फॉर रेफरेंस, दैट इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन इन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव वाला स्ट्रक्चर जो है विद इन द स्टूडेंट बॉडी। उसमें कन्वीनर इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन। कन्वीनर के ऊपर होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर होता है एक जनरल सेक्रेटरी। मतलब
हर स्पोर्ट के कन्वीनर्स होंगे, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्क्वाश, पोलो, नहीं पोलो नहीं सॉरी, वॉलीबॉल हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गए सबके। फिर हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट का सेक्रेटरी होगा, क्रिकेट का सेक्रेटरी होगा, फुटबॉल सेक्रेटरी होगा, और इन सब के ऊपर एक होगा जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अफेयर्स, जो कि एक 4th ईयर का बंदा बनता है। हाँ, जो कि 4th ईयर का बंदा। आपने ट्राई किया था जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अफेयर्स बनने का? हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट हॉकी सेक्रेटरी बनने के बाद जब हमने साल भर काम किया और लगा कि हाँ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स के लिए और कुछ काम कर सकते हैं और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो फिर हाँ मैंने भी सोचा था कि जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अफेयर्स के लिए जाते हैं। मैंने ट्राई भी किया था, और इफ इन केस आपको उसके लिए एम करना है तो पूरे इंस्टीट्यूट वाइड, जो कि अराउंड 10 to 15,000 की स्ट्रेंथ होती है, इंस्टीट्यूट वाइड इलेक्शन होते हैं जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन कैन वोट, और उसके लिए फिर अराउंड 1-2 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें आपको कैंपेनिंग करनी पड़ती है, मैनिफेस्टो बनाना होता है, सबको कन्विंस करना होता है। तो हाँ मैंने भी ट्राई किया था। कैसा लगा वो प्रोसेस का, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज वो एकदम एक हाई वोल्टेज एनवायरनमेंट हो जाता है, नहीं? आप प्रॉपर कैंपेनिंग कर रहे हो, हॉस्टल टू हॉस्टल जा रहे हो, फिर इससे बात कर रहे हो, फिर उससे बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट जा रहे हो, डिफरेंट हेड से मिल रहे हो, राइट? कि यू नो कैसा लगता है उस एक्सपीरियंस को लिव करने का, वो लास्ट के 2 महीने जो आपने बताया? तो जो वो 2 महीने का एक्सपीरियंस रहता है उसमें पहली बात तो आपको ऑलमोस्ट जो भी आप रेगुलर एक्टिविटी 3 साल से करते आ रहे हो ऑलमोस्ट वो सब छूट जाती है। आपको कंटिन्यूसली 2 महीने हर टाइम किसी ना किसी बंदे से मिलना है, हर टाइम आपको ग्राउंड वर्क करना है, उनसे बात करनी है, उनको कन्विंस करना है, अपना मैनिफेस्टो तैयार करना है, और आपको पता करना है कि आप कैसे इंस्टीट्यूट का बेटरमेंट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्रिकेट्स भी बहुत हद तक सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आप यदि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको वो भी खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, और ये हाई वोल्टेज तो रहता ही है। आपको ऐसा हर दिन लगेगा कि यार आज इसने धोखा दे दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा लगेगा कि भाई इस बंदे से तो मैंने बहुत उम्मीद की थी। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा इमोशंस का भाव भी बहता रहता है। लेकिन हाँ मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोगों से मिल लेते हो, इतना वो क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ माइंडसेट, कि थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा चमकने लग जाता है कि हाँ दिस इज एक्चुअल इंडिया, कि मतलब ऐसा पूरा डाइवर्स हो जाता है आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हाँ मतलब काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने मिला, काफी कुछ सीखने मिला, अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा। तो ये सब पोजीशंस में जब आप जाते हो, एंड जैसे काउंसिल पोजीशंस भी है, ये जरूर कहीं ना कहीं जॉब्स में हेल्प करता होगा प्लेसमेंट के टाइम पे? हाँ मतलब ऐसा है कि प्लेसमेंट में जैसे सपोज मैं रिक्रूटर हूँ और मेरे सामने 4 बंदे हैं, चारों बंदों का इफ इन केस स्किल सेट सेम है तो मैं उसी बंदे को प्रेफर करूंगा जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, ज्यादा जल्दी घुल मिल जाए। तो उसके लिए इफ इन केस आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ पोजीशन वगैरह होल्ड किए हो तो आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी पता चलता है, थोड़ा एक एज मिल जाता है। हाँ कि प्रोबेबली मे बी शायद रेज्यूमे, हमें पता तो नहीं है एग्जैक्टली, बट शायद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में एज मिल जाए, या कुछ एक उसमें एज मिल जाए, वो एक अच्छा रहता है। तो करण, मैकेनिकल तुमने अभी 4th ईयर में हो, 4 साल मैकेनिकल यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा एकेडमिक वाइज? लाइक तो जैसे मेरा भी बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और मैंने तो एक प्राइवेट कॉलेज से किया था। मतलब हम जिस हॉस्टल में बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उतना बड़ा तो मेरा कॉलेज ही था एज अ होल। नो ऑफेंस टू दैट कॉलेज, बट ठीक है, वो जब जितना रैंक तब आया उस हिसाब से जो मिला हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा एक सर्टेन पर्सपेक्टिव है, मैंने देखा है कि यार बहुत छोटे छोटे लैब्स होते हैं, लिमिटेड फंडिंग होती है। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ IIT बॉम्बे? तो मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मेरे को इतना कुछ नहीं था मैकेनिकल से सेंटी, और ना कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट था। मेरे को जस्ट ऐसा था कि हाँ भाई 4 साल आए हैं, प्लेसमेंट लेके जाएंगे, उसके बीच में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, और मैकेनिकल बस उतना ही पढ़ना है जितना कि पास होने के लिए जरूरी है। पहले ऐसा माइंडसेट में था मेरा। तो लेकिन हाँ मैं जब हॉकी खेलता था तो मेरी टीम में जो प्लेयर्स थे उसमें बहुत सारे PhD के मैकेनिकल के प्लेयर्स थे। तो तब मैंने जब उनसे बात करता था तब मेरे को पता चला कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट रिसर्च वाइज और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और यहाँ के जो प्रोफेसर्स का लेवल है, जो क्वालिटी है, दैट इज वे मोर हायर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं ज्यादा रिलेटिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ। बट जब मैं 3rd ईयर के फिर एंड में जब थोड़ा मैकेनिकल में कोर में इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा उसको और डीपली पढ़ने लगा, तब पता चला कि मतलब इफ इन केस मैकेनिकल में आपको इंजीनियरिंग करनी है और मतलब आप कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो तो IIT बॉम्बे इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज फॉर दैट पर्पस। मतलब भले रिसर्च पर्पस हो या भले प्रॉफ का लेवल हो, इवन यहाँ के प्रोफेसर, वो जो बाकी प्रोफेसर्स है अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनकी क्लासें लेते हैं और उनको पढ़ाते हैं कि कैसे पढ़ाना है। तो उनका लेवल इज इट्स वेरी गुड। करण, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, तुम जिस छोटे शहर से आते हो, वहाँ पे क्या तुम्हारे घर में या जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं उन्हें क्या IIT का एक्चुअल मतलब समझ में आता है? लाइक कि IIT क्या कॉलेज है, या उनके लिए जस्ट लाइक अनदर कॉलेज?
हाँ तो मतलब पहले तो यार, जैसे ये तो आपने भी बहुत सुना होगा कि सब लोग आईआईटी और आईटीआई में कंफ्यूज तो करते ही हैं। तो पहले मेरे को बोला था उनने कि यार आईटीआई भी मतलब इधर आसपास ही, थोड़ा 4 गांव छोड़ के उधर है ही, तो मुंबई क्यों जाना है? बोला अरे आईआईटी। बोला अच्छा जो अपने जोधपुर में अभी बन रही है। मैं बोला हाँ वो। बोला यहाँ चल जा। तो उनको रिलेटिवली आईटी के बारे में पहले तो कम पता था, बट अभी जब जोधपुर में आईटी वगैरह बनी है तो धीरे धीरे एक्सपोजर मिला है, थोड़ा थोड़ा उनको पता चला है। लेकिन अभी भी उनको बस ये लगता है कि हाँ ये लड़का कुछ तो अच्छा कर रहा है और ये लड़का बाहर मुंबई में पढ़ रहा है अभी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्या होने वाली जॉब। तो ऐसा ही है, उनको बस पता है कि कुछ चल रहा है। कुछ फैमिलीज का ऐसा होता है ना कि उनका एक सर्टेन माइंडसेट होता है, मीडिया में पढ़ लेते हैं आईआईटी बॉम्बे में 1 करोड़ का जॉब मिला, 2 करोड़ का जॉब मिला, 50 लाख का मिला, एक माइंडसेट होता है। और उस माइंडसेट की वजह से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पे प्रेशर आए, एक पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर कि मुझे एक सर्टेन लेवल तक परफॉर्म करना है। क्या तुमने कभी ऐसा प्रेशर फेस किया अपने घर से कि यार बेटा इतने लाख का तो प्लेसमेंट तुम्हें लेना ही लेना है, या ये हम तुमसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ इस टाइप का? हाँ तो मतलब मेरे पापा और मम्मी को तो ऑनेस्टली बताऊं तो बस उनको ये पता है कि करण है ये बाहर मुंबई में कोई पढ़ाई करने गया है, हाँ। जिसका नाम आईआईटी है, हाँ। और वहां पे 4 साल पढ़ाई करके आएगा। हाँ। तो उनको इतना ज्यादा पता नहीं है कि कितना कुछ पैसा 1 करोड़ के लिए गया है या 2 करोड़ के लिए गया है। उनको पता नहीं है कि मेरा पर्पस कि मैं आईआईटी के लिए क्यों आया हूँ। उनको बस ये पता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई करने गया है। तो उनने कभी ऐसा बोला नहीं है कि बेटे इतना इतना प्लेसमेंट लेना, तो वो प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब उधर से तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्लस होता होगा क्योंकि तुमने अपने साथ वाले बैचमेट्स को देखा होगा, हाँ, जिनको तो कुछ लोग का प्रेशर होता बहुत है। रहता है। तो एक फैमिली का एक रोल जो है बहुत क्रूशियल हो जाता है आईआईटी में सरवाइव करने के लिए। आईआईटी में सरवाइव और अदर थ्राइव एंड टू डे जो है, अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो बहुत सही हो जाता है। बहुत सही हो जाता है। तो करण एक लास्ट पार्ट पे आते हैं। इंटर आईटी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ईयर में इंटर आईटी गए थे अपन दोनों सेम ही टीम में थे। जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग गए थे 55th इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट में। हम लोग ने दोनों जन ने आईआईटी बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया था एंड वी ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू रुड़की। तो वो पूरा जो 10 दिन का ट्रिप था, हम रुड़की गए, बॉम्बे से यहाँ से गए, बस में भरे, ट्रेन में चढ़े, रुड़की गए। रुड़की में कोई हॉस्टल में हमको रुकवाया गया था। सब जन रुके, देन थोड़ा देखा। हर एक दिन कुछ ना कुछ, हर एक दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ ना कुछ मैचेस होते थे हमारे। जब हमारे मैच नहीं होते तो हम दूसरों के देखने जाते थे। तो यार वो मेमोरीज जो थी उसमें से तुम्हारी कुछ चुनिंदा मेमोरीज लाइक जो तुम्हें अब तक याद है, यू स्टिल बोलते हैं ना इंग्लिश में चेरिश दोस मोमेंट, यार बहुत सही लगता है, वो क्या है 55th इंटर आईआईटी का? तो मतलब हम जब वहाँ गए थे तो मतलब पहली बात तो मतलब बहुत एंजॉय किया था हमने। और हमारा उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेडल भी आया था 10 साल की लॉन्ग वेट के बाद। उससे पहले 2013 में आया था। तो मतलब सबसे मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अंत भला तो सब भला। तो सबसे आखिरी और सबसे जो अभी याद है मेमोरी, और जो सबसे बढ़िया मेमोरी थी वो तो वही थी कि जब हमने मेडल वगैरह जीता था, उसके बाद जब हमने सेलिब्रेट वगैरह किया, जब हम वो ट्रॉफी उठाने के बाद ला रहे थे और वो कौन सा गाना था उसमें नाच रहे थे अपन, चैंपियन। तो मतलब वो तो सच में सबसे बढ़िया मेमोरी थी, क्योंकि उस चीज के लिए हमने साल भर ऐसा अपने आप को घिसा था, अपने आप को रगड़ा था। और इनने भी पहली बार हॉकी ट्राई किया था, मैंने भी पहली बार हॉकी ट्राई किया था। तो हमने 1 साल लिटरली ऐसा बहुत दिल लगा के किया था। और कोविड के बाद की ये पहली इंटर आईटी थी। तो वो मोमेंट मतलब ऐसा बहुत मेमोरेबल और बहुत अच्छा मोमेंट था। तो वो सबसे वो याद है जब हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच था, हमारा पता है वो सेमीफाइनल था बीएचयू के खिलाफ। हम 1-0 से अप थे। लास्ट के 5 मिनट में उन्होंने गोल मार दिया। मुझे अभी भी उस गोल का ना मेमोरी याद है। वो 23 मीटर लाइन से बंदे ने शॉट लिया था और एकदम स्लो बॉल डी में गई थी, पता नहीं किसने छू दिया था उनके बंदे ने, और एकदम स्लोली ऐसे मेरे मतलब सबके आंखों के सामने बॉल रोल होते हुए हमारे गोल में गई। सो हो गया देन स्कोर 1-1। 1-1 मैच खत्म। एंड फिर वो 8 सेकंड वाला हो गया और हम उसमें अनफॉर्चुनेटली 2-1 से हार गए थे। एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। देन वी हैड टू फेस आईआईटी गुवाहाटी इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। और उसमें भी 2-0 से लीड कर रहे थे, 2-2 हो गया, फिर ड्रॉ हो गया। अरे हाँ सही बात। बट फिर उस वाला 8 सेकंड हम जीत गए। हाँ उस टाइम जीत गए। वो जो मतलब वो जो मेमोरी है, वो जो विजुअल है, वो इतना छपा हुआ है दिमाग में। मुझे पता है कुछ अपने टीम के 1-2 प्लेयर्स वो गोल की तरफ देख ही नहीं रहे थे, वो उस तरफ देख रहे थे। बोले हम इतना वो नहीं कर सकते। और जैसे ही बॉम्बे जीत गया, वो फाइनल विसल बची, दैट इट वाज सच अ मेमोरी। और जैसे तुमने बोला यार, मतलब बॉम्बे में
हॉकी में मेडल नहीं आया था लास्ट 10 साल से, हाँ और लोग एक तरीके से बाकी आईआईटी वाले हल्का समझते थे बॉम्बे को बहुत हल्का। कि यार बॉम्बे की टीम है, ये तो पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाएगी, हाँ। बट वो जो टीम थी, हम्म एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू तब जो सेक्रेटरी था अंशुल भी, हाँ उसने बंदे ने इतने स्पोर्ट्स मैचेस हॉकी के मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए थे बाहर की टीम्स के साथ, हमें एक स्ट्रैटेजी मतलब हम अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए। एक वो होता है कि हम इंटरनली प्रैक्टिस हाँ करते हैं, और एक एज अ 11 जन जब टीम पे पिच पे आते हैं, हाँ बहुत ग्राउंड फर्क पे होता आते है, हैं, बहुत फर्क होता जब दिन तुम्हें पता चलता है अरे नहीं यार कोऑर्डिनेशन में ये कमी है, तो मेरे को ये इतना थोड़ा एफर्ट और मारना है, तो हमने किया प्रिपरेशन, रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं तो ग्रेजुएट हो गया था, बट इन लोग ने 56 इंटर आईटी भी खेला, हाँ सिल्वर लाया तब हाँ तब तो बॉम्बे नहीं होस्ट किया था। हाँ पिछले साल 56 इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट जब हुई थी तो हाँ मैं इंस्टीट्यूट हॉकी से की था, हाँ और इंटर आईटी होस्टिंग में भी मैं मार्केटिंग मैनेजर था। हाँ तो हाँ उस टाइम पे हमने मतलब फाइनली सिल्वर मेडल लेके आए थे। हमने एक्सपेक्ट तो गोल्ड ही कर रहे थे, हाँ बट उसमें भी आखिरी के 5 मिनट में एक गोल पड़ गया और हमको सिल्वर से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। राइट। बट सिल्वर भी मतलब आखिरी बार 2010 में आया था, तो मतलब पिछले 2-3 साल से हॉकी में काफी इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है हम्म, बॉम्बे के हॉकी में, काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ इस साल जा रहे हो? इस साल देखते हैं। देखते हैं, प्लेसमेंट्स है ये सब है। प्लेसमेंट्स वगैरह भी है, और मतलब अभी थोड़ा करियर ओरिएंटेड भी, मतलब क्योंकि एट द एंड 3 साल तो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर ही करी, अलग अलग मौज करी, तो फाइनल ईयर में थोड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी। सो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। हमने काफ़ी सारी चीज़ कवर की। करण ने अपने बारे में डिस्कस किया कि उसने कैसे जेई का प्रेप किया, आईआईटी बॉम्बे के उसने काफ़ी किस्से बताए कि क्या था कैसा था, राइट। इंटर आईआईटी के बारे में बात की हमने, स्टूडेंट सिलेक्शंस के बारे में बात की, मेस के खाने की बात की, एंड अकेडमिक्स की बात की। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से टॉक थी। करण तुम कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? मतलब ज्यादा कुछ खास तो नहीं कहना, बस यही कहना है कि इफ इन केस मतलब यदि कोई भी लड़का आईआईटी बॉम्बे, मतलब इफ इन केस कोई जूनियर वगैरह देख रहा है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि मतलब इफ इन केस आप ये सोच रहे हो कि इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी वर्थ इट, देन आई विल से यस, इज वर्थ इट, हाँ डेफिनेटली वर्थ इट। वो मेहनत कर लो उतना, हाँ आईआईटी में आ जाओ, हाँ इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये हाँ कोई नहीं बोल रहा है कि यार एक्सपीरियंस इज नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी प्रेशर हाँ रहेगा अंदर आने हाँ का, यहाँ पे भी रहेगा। बट ये टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम ले लेना चाहिए ट्रू यार। ट्रू वो बनता है कि वो हाँ हॉस्टल की लाइफ, वो इंटर आईआईटी में पार्टिसिपेशन, वो हाँ अकेडमिक्स में करना, वो लास्ट मिनट पढ़ना, वो सब चीजें बहुत नया और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस ये होता है। एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता बाहर, हाँ मतलब राइट। ऐसा है कि जैसे हॉस्टल 3 के कुछ कुछ एलम्स के ग्रुप भी है, हाँ, उसमें मैं एडेड हूँ, उसमें सारे एलम्स ही है, सिर्फ मतलब हॉस्टल 3 के जो एलुमनाइज हाँ है। हॉस्टल 3 के एलम्स। तो यहाँ पे तुम ऐसे अलग अलग कोर ग्रुप बनेंगे, जैसे मान लो हॉकी एलम्स का अलग से ग्रुप बनेगा, राइट। हॉस्टल 3 के एलम्स का अलग से ग्रुप हाँ। बनेगा, जो अलग अलग चीजें रहेगी जिससे तुम कनेक्ट करते हो, उसका अलग अलग क्लब है। और भाई वो अभी अराउंड 1980s में, 1990s में, 2000s में पास आउट हुए हैं, राइट। और अभी भी उस ग्रुप में हर दिन आप देखोगे मिनिमम 100 मैसेज आ रहे हैं। तो वो बंदे लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट होते हैं। और इफ इन केस जैसे मान लो कल को जाके आपका दोस्त कहीं और बढ़िया जगह पे है और आप कुछ अटक गए और आपको लगता है ये दोस्त सॉर्ट आउट करवा सकता, तो एक कॉल लगेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई यहाँ के जो दोस्त बनते हैं और जो फ्रेंडशिप नेटवर्किंग होती होती है, है, नेटवर्किंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारी प्यारी है। है, हाँ राइट। तो वर्थ इट है। अगर ऑप्शन मिलेगा तो आईआईटी बॉम्बे के अलावा कोई आईआईटी चूज करोगे? मतलब अभी तो नहीं अभी तो आईआईटी बॉम्बे से ही है, मतलब मिल रही तो सही है, नहीं मिलेगी तो सोचा नहीं कभी। नहीं, अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर में अगर रिस्टार्ट करना है, हाँ मान लो तुम्हें कोई बोलता है करंट टाइम में वापस जाके अब तुम बॉम्बे के अलावा कुछ और चूज कर सकते नहीं हो, नहीं 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 वो काम नहीं नॉट करना, एट ऑल बॉम्बे बॉम्बे अपना। बॉम्बे बॉम्बे मैं मतलब इंस्टी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मजा आ गया। हाँ और मैं एक चीज और, एक दो चीज करण के बारे में बताना चाहता हूँ कि करण, मैं एक्चुअली चाहता था कि करण बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट, बिकॉज इस बंदे की स्टोरी इंस्पायरिंग है। मैंने इसे देखा है कि ये एफर्ट बहुत डालता है, भले वो जैसे हॉकी के बारे में ही रेफरेंस में बात करते हैं, ये अलग से दौड़ने जाता था, गेम में दौड़ रहा है, गेम में वार्म अप कर रहा है, बट ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो अलग से अपना फिटनेस मेंटेन करता था कि नहीं यार मुझे डेली का 5K दौड़ना है, मुझे इतना करना है, सो दैट मेरा गेम इंप्रूव होगा। सो करण एंड आई फील इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग। मैं भी काफ़ी फिटनेस रखता था एंड करण भी अपने फिटनेस पे काम करता था, यू नो एट सम पॉइंट वी बोथ वर दैट वे टुवर्ड्स द गेम। एंड ऑल्सो करण का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको भी लिंक करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वो जाके फॉलो करना। मतलब बंदा सही बंदा है यार, मतलब आया है, उसने हॉकी भी सीखा है, एडिटिंग भी सीखी है, यूट्यूब का भी चैनल चला रहा है, सब कर रहा है, एकदम मचाऊ बंदा है। एंड कुछ भी होगा, डू लाइक, कमेंट, शेयर,
कुछ होगा बताना करण को, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, हम पूछ सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन होंगे करण फिर से आ जाएगा, अपना ही आदमी है। ठीक क्यों? है। हाँ श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है करण, चलो। थैंक यू।